22 अप्रैल 2025 को पहलगाम की शांत बैसेरन घाटी पर एक भयावह सन्नाटा छा गया। फिर वह सन्नाटा टूट गया। 5 निर्दयी बंदूकधारियों ने अंधेरे की आड़ में बेखबर पर्यटकों पर आग का तांडव मचा दिया। यह हाल के दिनों के सबसे बर्बर आतंकी हमलों में से एक था, जिसमें 26 निर्दोष जानें बुझा दी गईं। देश हिल गया। सदमे की एक सामूहिक आह निकली। सरकार का नजरिया साफ था। निर्णायक कार्रवाई, खून का बदला, एक ऐसा राष्ट्र जो अपनी ताकत का दावा कर रहा है। लेकिन जैसे ही भारत ने राहत की सांस लेना शुरू किया, संसद के पवित्र गलियारों में एक अकेला साहसिक आरोप गूंज उठा। एक ऐसा आरोप जो केवल राजनीतिक नहीं था, बल्कि भड़काने वाला था। एक गुप्त समझौता, एक जबरन संघर्ष विराम और सबसे बड़ा और विनाशकारी आरोप। क्या आपके प्रधानमंत्री देश से झूठ बोल रहे थे? यह सिर्फ एक बहस नहीं थी। यह सच्चाई और सत्ता के लिए एक अभूतपूर्व सीधा युद्ध था। यह सुर्खियों के पीछे की अनकही कहानी है। यह है मोदी बनाम गांधी, ऑपरेशन सिंदूर पर विस्फोटक टकराव। चलिए अब पहलगाम की कहानी में गहराई से उतरते हैं। एक ऐसी जगह जो एक ही पल में राष्ट्र के दुख और एकता का केंद्र बन गई। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपने विचार साझा करना और ज्यादा कानूनी जानकारियों के लिए कानून प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे पहले कि देश के नेता या राजनीतिक आवाजें प्रतिक्रिया दे पाती, पहलगाम की खूबसूरत घाटी में कुछ बेहद दुखद घटित हुआ। जो सामने आया वह सिर्फ एक और खबर नहीं थी। यह एक ऐसा मोड़ था जिसने देश के कोने कोने को छू लिया। भारत भर से और यहाँ तक कि नेपाल से भी पर्यटक, परिवार और यात्री एक अप्रत्याशित त्रासदी में फंस गए, जिसने सभी को जवाब खोजने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही घटना की खबर फैली, पूरे देश में सन्नाटा छा गया। सिर्फ प्रभावित जिंदगियों के लिए ही नहीं, बल्कि उस शांति के लिए भी एक साझा नुकसान का एहसास था जो भंग हो गई थी। हर जगह लोगों ने उस पल का भार महसूस किया। उनका दुख तेजी से न्याय और सुरक्षा की एक शक्तिशाली मांग में बदल गया। अगले दिन कई सवालों से भरे थे। यह कैसे हो सकता था? सरकार आगे क्या करेगी? सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक हर गुजरते घंटे के साथ निर्णायक प्रतिक्रिया की मांग तेज होती गई। और फिर लगभग 2 हफ्तों के बाद सरकार ने एक नए ऑपरेशन के तहत एक बड़ी प्रतिक्रिया शुरू की, जिसका उद्देश्य विश्वास बहाल करना और पूरे देश में एक स्पष्ट संदेश भेजना था। यह अध्याय अपने विशेष कोडनेम से जाना जाता है, राष्ट्रीय चर्चा और राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया, जिसने सुरक्षा, एकता और लचीलेपन के बारे में नई बातचीत को जन्म दिया। आज भी पहलगाम में जो हुआ, उसकी याद एक अनुस्मारक बनी हुई है, न केवल नुकसान का, बल्कि यह भी कि संकट के क्षणों में देश कैसे एक साथ आ सकता है। घाटी दुख का प्रतीक और राष्ट्र की अटूट भावना का प्रमाण दोनों है। पलटवार, ऑपरेशन सिंदूर और सरकार की अटूट दहाड़ 7 मई 2025 की भोर से पहले के घंटों में सन्नाटा दहशत से नहीं, बल्कि गर्जना से टूटा। भारत ने अपना पलटवार किया। सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को एक केंद्रित, मापा हुआ और गैर बढ़त वाला सैन्य कृति बताया। लक्ष्य आतंकवाद की रीढ़, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविर, वे आतंकी नर्सरियां जिन्होंने बहुत लंबे समय से भारतीय मिट्टी को झड़ दिया था। यह पाकिस्तान की सेना या उसके लोगों पर हमला करने के बारे में नहीं था, बल्कि नफरत के वास्तुकारों पर सर्जिकल स्ट्राइक थी। संसद के भीतर सरकार ने एक एकजुट, अटूट मोर्चा प्रस्तुत किया। हर मंत्री ने ताकत, निर्णायक कार्रवाई और शानदार सफलता की एक गर्जनापूर्ण कथा सुनाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दृढ़ता से खड़े होकर घोषणा की कि मुख्य स्ट्राइक सिर्फ 22 मिनट में खत्म हो गई। उन्होंने काफी संख्या में आतंकवादियों को बेअसर करने का दावा किया। भारत की निर्णायक शक्ति, नैतिक स्पष्टता और राजनीतिक परिपक्वता की सराहना की। उन्होंने भारतीय हताहतों या जेट के नुकसान के दावों का जोरदार खंडन किया, ये जोर देते हुए कहा कि ऑपरेशन रुका सिर्फ इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने रुकने की अपील की थी, किसी बाहरी दबाव के कारण नहीं। उनकी अंतिम चेतावनी, यदि पाकिस्तान फिर से दुस्साहस करता है तो यह ऑपरेशन फिर से शुरू होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए गर्जनापूर्ण स्वीकृति दी और ऑपरेशन महादेव का अनावरण किया, जिसमें पुष्टि की गई कि पहलगाम के मास्टरमाइंडों को खत्म कर दिया गया, जिसमें लश्कर ए तैयबा के शीर्ष कमांडर भी शामिल थे। शाह ने एक तीखा राजनीतिक हमला करते हुए विपक्ष पर पाकिस्तान को बचाने और वोट बैंक की राजनीति को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। उन्होंने सीधे चुनौती दी, अगर तुम्हें रोना ही था तो तुम्हें शहीद मोहन शर्मा के लिए रोना चाहिए था, न कि बाटला हाउस के आतंकवादियों के लिए। कांग्रेस पर एक सीधा, जला देने वाला वार।
उन्होंने साफ तौर पर घोषणा की, पाकिस्तान कांग्रेस की गलती है, ऐतिहासिक भूलों को वर्तमान आतंकवाद से जोड़ते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं शक्तिशाली गंभीरता के साथ घोषणा की कि सशस्त्र बलों को कार्रवाई करने की पूर्ण असीमित स्वतंत्रता दी गई थी। उन्होंने राहुल गांधी के संघर्ष विराम के दावों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया, यह दावा करते हुए कि किसी भी विश्व नेता ने भारत को रुकने के लिए नहीं कहा था। पाकिस्तान घुटनों पर था और शांति के लिए गिड़गिड़ाया। भारत के प्रभुत्व का एक अटल दावा। प्रधानमंत्री का संदेश स्पष्ट था। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए एक नया स्थायी मानक स्थापित किया है, एक ऐसा मानक जो तब तक बना रहेगा जब तक आतंकवाद पूरी तरह से मिट नहीं जाता। सरकार का संदेश गूंज उठा। भारत ने अपने नागरिकों का बदला लिया था, अपनी शक्ति का दावा किया था और अब कभी भी आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन यह विजयी कथा संसद के पटल पर विपक्ष से एक ज्वालामुखी विस्फोट का सामना करने वाली थी। अब आरोपों का विश्लेषण करते हैं। राजनीतिक तूफान और आग के घेरे में विपक्ष का तीखा विरोध। असल युद्ध का मैदान जैसा कि निकला सीमा पर नहीं था, यह भारत के लोकतंत्र के ठीक दिल में था। लोकसभा विपक्ष ने एक अडिग राहुल गांधी के नेतृत्व में एक जोरदार पलटवार किया, जिसे सरकार के आलोचकों ने तुरंत राष्ट्रीय मनोबल को कमजोर करने और दुश्मन के दुष्प्रचार में मदद करने वाला करार दिया। गांधी का हमला सूक्ष्म नहीं था, यह एक सीधा टकराव था। राहुल गांधी के चौंकाने वाले आरोप। उन्होंने उपहास किया कि ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में कम और एक बड़ी सुरक्षा चूक के बाद प्रधानमंत्री की छवि की रक्षा के बारे में ज्यादा था। उन्होंने सरकार की अपनी समय सीमा पर सवाल उठाया। अगर पाकिस्तान सचमुच घुटनों पर था तो ऑपरेशन केवल 22 मिनट तक क्यों चला? फिर आया घातकवाद। आखिर क्यों? भारत के सैन्य संचालन महानिदेशक ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष को सुबह 1:35 पर स्ट्राइक शुरू होने के तुरंत बाद यह कहने के लिए बुलाया कि भारत तनाव बढ़ाना नहीं चाहता था। गांधी ने इसे एक अपमानजनक तत्काल आत्मसमर्पण करार दिया। लेकिन उनका सबसे विस्फोटक आरोप विदेशी हस्तक्षेप पर था। सत्ता पक्ष द्वारा पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना और कूटनीतिक रूप से लापरवाह मानी गई इस चाल में उन्होंने तनाव कम करने में अमेरिकी भागीदारी के बारे में वॉशिंगटन से लगातार मिल रहे सुझावों का हवाला दिया। उन्होंने फिर प्रधानमंत्री को संसद में खड़े होकर मध्यस्थता का संकेत देने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति को झूठा कहने की चुनौती दी, एक ऐसी मांग जिसने सरकार को नाराज कर दिया, जिसने इसे भारत की कूटनीतिक स्वायत्तता पर सीधा अपमान और एक खतरनाक मिसाल माना। अन्य विपक्षी नेताओं ने भी विवाद की आग में घी डालते हुए अपनी आवाजें मिलाई। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पहलगाम हमले के लिए सीधे तौर पर सरकार की गैर जिम्मेदारी और अमेरिकी राष्ट्रपति को भारत के संघर्ष विराम की घोषणा करने की अनुमति देने के लिए पीएम मोदी को दोषी ठहराया। उन्होंने अमित शाह पर भी अप्रासंगिक ऐतिहासिक कटाक्षों से ध्यान भटकाने के लिए हमला किया। गौरव गोगोई ने सरकार पर खुफिया विफलता को लेकर हमला किया, जवाब मांगते हुए आतंकवादी पहलगाम तक कैसे पहुंचे। उन्होंने पाकिस्तानी दावे के कथित भारतीय लड़ाकू जेटों को मार गिराने के बारे में अनसब्सटैंशिएटेड दावों पर चिंता जताकर आग में घी डाला। कथित नुकसान पर सरकार से पारदर्शिता की मांग की। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ने कथित IAF जेट नुकसान और ऑपरेशन के बाद पहलगाम के आतंकवादियों को खत्म करने के संदिग्ध समय के बारे में बढ़ते सवालों में अपनी आवाज मिलाई। मल्लिकार्जुन खड़गे नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा ने जोरदार मांग की कि प्रधानमंत्री मोदी को राज्यसभा में आकर खुद जवाब देना चाहिए। खड़गे ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी से सरकार ने सदन की गरिमा का अपमान किया है। इन टिप्पणियों से यह पता चलता है कि विपक्ष द्वारा यह राष्ट्रीय सुरक्षा की एक कड़ी मेहनत से जीती गई जीत का राजनीतिकरण करने का एक सोचा समझा कपटपूर्ण प्रयास था। विपक्ष का मुख्य आरोप चौंकाने वाला था कि सरकार जानबूझकर सच्चाई छुपा रही थी, न केवल ऑपरेशन की प्रभावशीलता के बारे में बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ब्रोकर्ड एक गुप्त संघर्ष विराम समझौते के बारे में भी, जिससे एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय क्षण के दौरान अविश्वास को बढ़ावा देने वाला एक नैरेटिव बनाया गया। अब सच्चाई की परतें खंगालते हैं। संसद में इस राजनीतिक लड़ाई ने सिर्फ दो विरोधी वास्तविकताओं को जन्म नहीं दिया, इसने संदेह की एक खाई को गहरा कर दिया। तो राजनीतिक शोर के पीछे छिपी सच्चाई क्या है? आइए परतों को हटाते हैं। सबसे पहले लुभावना सवाल, क्या कोई गुप्त अमेरिकी मध्यस्थता वाला संघर्ष विराम था? भारतीय सरकार का इनकार पूर्ण, अडिग और जोरदार था। प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर दोनों ही स्पष्ट थे। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि
कि किसी भी विश्व नेता ने भारत को कभी रुकने के लिए नहीं कहा था। जयशंकर ने तीखी कूटनीतिक सटीकता के साथ पुष्टि की कि संकट के दौरान भारतीय पीएम और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच कोई सीधा संपर्क नहीं था और उन्होंने खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे पर जोर दिया और किसी भी कमजोरी को दृढ़ता से खारिज कर दिया। आधिकारिक भारतीय रुख दृढ़ रहा। पाकिस्तान हमलों से हिल गया था, वही था जिसने शांति के लिए गिड़गिड़ाया। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति छायाओं और फुसफुसाहटों का एक भूल भुलैया है। जबकि भारत ने सार्वजनिक रूप से किसी भी औपचारिक मध्यस्थता से इनकार किया, कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों और अमेरिकी विदेश विभाग के बयानों ने अमेरिका और ब्रिटेन दोनों से तीव्र उच्च स्तरीय बैक चैनल कूटनीति की पुष्टि की। उनका लक्ष्य निस्संदेह संकट को कम करना और दो परमाणु शक्तियों को कगार से वापस खींचना था। अमेरिकी विदेश मंत्री और उपराष्ट्रपति दोनों राष्ट्रों के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में रहने की पुष्टि की गई थी। तो जबकि कोई सीधा संघर्ष विराम आदेश नहीं हो सकता है, यह निर्विवाद है कि संकट के त्वरित विस्तार में तीव्र अंतर्राष्ट्रीय दबाव एक प्रमुख अनकहा कारक था। दूसरा, ऑपरेशन की सफलता। सरकार ने इसे एक अयोग्य विजय के रूप में चित्रित किया, जिसने अपने 100% लक्ष्यों को भेद दिया। लेकिन इसकी कम अवधि और लापता विमानों के रहस्यमय दावों के बारे में विपक्ष के लगातार सवालों ने विजयी कथा को धूमिल कर दिया। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने भारतीय जेट विमानों को मार गिराया था, एक ऐसा दावा जो इसकी सच्चाई की परवाह किए बिना तुरंत भारतीय विपक्ष के लिए राजनीतिक हथियार बन गया। हालांकि यह बताना महत्वपूर्ण है कि किसी भी विश्वसनीय प्रमाण या तटस्थ स्रोत ने कभी भी इस पाकिस्तानी आरोप की पुष्टि नहीं की है। यह एक अनसब्सटैंशिएटेड दावा बना हुआ है, एक उग्र सूचना युद्ध में एक हथियारबंद अफवाह। नैरेटिव्स का युद्ध और लगातार आग के घेरे में विपक्ष की स्थिति। अंततः संसद में हुए विस्फोटक टकराव ने महज एक बहस की सीमाओं को लांघ दिया। यह राजनीतिक नियंत्रण और राष्ट्र के नैरेटिव की आत्मा के लिए एक भयंकर युद्ध बन गया। सरकार ने एक मजबूत, अडिग नए भारत की छवि पेश की, एक ऐसा भारत जो न तो आतंकवाद के सामने झुकेगा और न ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुकेगा। मंत्रियों ने लगातार विपक्ष पर प्रहार किया। मनोबल गिराने के आरोप। उन्होंने बार बार विपक्ष पर और विशेष रूप से राहुल गांधी पर एक महत्वपूर्ण समय में सशस्त्र बलों का मनोबल गिराने का आरोप लगाया। दुश्मन के दुष्प्रचार का समर्थन। सबसे शक्तिशाली आरोप यह था कि विपक्ष संकीर्ण राजनीतिक लाभ के लिए पाकिस्तान के दुष्प्रचार का समर्थन कर रहा था और उसके झूठे बयानों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा था। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने एक तीखे, बेबाक हमले में राहुल गांधी को लोभ लीडर ओपोजिंग भारत भी करार दिया, यह तर्क देते हुए कि उनकी बयानबाजी लगातार भारत के रुख का विरोध करती थी और पाकिस्तान के साथ मेल खाती थी। राष्ट्र पर राजनीति को प्राथमिकता देना। गृह मंत्री अमित शाह ने उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा पर तुष्टीकरण को प्राथमिकता देने का आरोप लगाते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि विपक्ष का रोना भारतीय शहीदों के लिए होना चाहिए, न कि आतंकवादियों के लिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी मध्यस्थता से इनकार करते हुए कांग्रेस पर भी इतिहास से असहज होने का तीखा कटाक्ष किया जब उन्होंने पिछली संधियों का उल्लेख किया, जिससे सरकार की मजबूत सुसंगत विदेश नीति के नैरेटिव को बल मिला। विपक्ष ने इसके विपरीत अपनी भूमिका को एक पवित्र, देशभक्तिपूर्ण कर्तव्य के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने तर्क दिया कि वे पहलगाम में एक विनाशकारी खुफिया विफलता और सरकार से पारदर्शिता की ग्लेरिंग कमी के लिए जवाबदेही की मांग कर रहे थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार के फैसलों पर सवाल उठाना सेना की बहादुरी पर सवाल उठाना नहीं है। हालांकि सरकार ने चतुराई से यह नैरेटिव गढ़ा कि इरादे की परवाह किए बिना राष्ट्रीय सुरक्षा की घटना के दौरान इन सवालों का समय और प्रकृति बेहद गैर जिम्मेदाराना थे और उन्होंने राष्ट्रीय एकता को मौलिक रूप से कमजोर किया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर से जुड़ी एक अजीब, रहस्यमयी उपकथा ने इस गहरी राजनीतिक खाई को उजागर कर दिया। कथित तौर पर सरकार के संकट से निपटने की सराहना करने के बाद वह बहस के दौरान कांग्रेस के वक्ताओं की सूची से गायब थे, जिससे भाजपा ने विपक्ष का मजाक उड़ाया कि वह अपनी आवाजों को दबा रहा है। जब सीधे मीडिया द्वारा सामना किया गया तो थरूर की एकमात्र प्रतिक्रिया एक रहस्यमय मौन व्रत थी। यह सिर्फ एक बहस नहीं थी, यह लोकतंत्र में देशभक्ति की परिभाषा पर एक टकराव था, जिसमें विपक्ष की रणनीति को अक्सर विभाजनकारी और राष्ट्र विरोधी के रूप में चित्रित किया गया। ऑपरेशन सिंदूर पर संसदीय बहस ने आधुनिक भारतीय राजनीति में गहरी दरारें खोल दी।
कच्ची नसों को उजागर करते हुए और कठोर वैचारिक विभाजन को सामने लाते हुए। एक पल जो दुख में राष्ट्रीय एकता के साथ शुरू हुआ था, वह तेजी से एक कड़वे, पक्षपातपूर्ण युद्ध में बदल गया। सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक जीत का दावा किया और विश्व मंच पर अपनी ताकत का दावा किया। विपक्ष ने जवाबदेही, पारदर्शिता और विदेशी प्रभाव की छिपी भूमिका के बारे में तीखे सवाल उठाए, लेकिन अक्सर खुद को राष्ट्रीय हित को कमजोर करने और एक संवेदनशील सुरक्षा अभियान का सक्रिय रूप से राजनीतिकरण करने के शक्तिशाली आरोपों के खिलाफ लगातार बचाव की मुद्रा में पाया। यह पूरा प्रसंग हमें किसी भी लोकतंत्र के लिए एक कठिन, असहज प्रश्न का सामना करने के लिए मजबूर करता है। हम राष्ट्रीय सुरक्षा में गोपनीयता और त्वरित कार्रवाई की पूर्ण आवश्यकता को खुली बहस और सरकारी जवाबदेही के मौलिक सिद्धांतों के साथ कैसे संतुलित करें। ऑपरेशन सिंदूर पर शब्दों का युद्ध उतना ही भयंकर था जितनी सैन्य कार्रवाई खुद, जिसमें दोनों पक्ष कहानी को नियंत्रित करने, आपकी धारणा को नियंत्रित करने के लिए हताश होकर लड़ रहे थे। शायद पूरी सच्चाई उन विवरणों में कहीं दबी हुई है जो गर्जनापूर्ण राजनीतिक शोर में डूब गए थे। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या यह सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए एक आवश्यक बहस थी, या विपक्ष, विशेष रूप से राहुल गांधी ने राष्ट्रीय सुरक्षा का राजनीतिकरण करके और शत्रुतापूर्ण बयानों का समर्थन करके एक अक्षम्य रेखा पार कर ली? अपने विचार, अपनी नाराजगी, अपना दृष्टिकोण नीचे कमेंट्स में बताएं। अगर आप और अधिक बिना फिल्टर किए सत्य चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, बहस को जन्म देने के लिए इसे साझा करें और कानून प्लस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे समुदाय में शामिल हों उन कहानियों की गहराई में जाने के लिए जो वास्तव में मायने रखती हैं।